नमस्कार। मैं प्रकाश पुंज पांडे। आज बहुत दिनों बाद इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ और आज इस फेसबुक लाइव से जुड़ने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि आज देश के जो अन्नदाता हैं, किसान, उन्होंने जो आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। आखिर क्यों किया है? बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात हमें जाननी होगी। वो इसलिए जाननी होगी कि हमारे लिए एक किसी भी इंसान के लिए अगर उसे जीवित रहना है तो जल और अन्न, ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है और वैसे ही अन्न के बिना हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल सकती। और अगर हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं रहेगा तो हम मेहनत नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, और अगर काम नहीं करेंगे तो हम अपने जीविकोपार्जन के लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकते, और अगर धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो हम अ, जीवित रहने के लिए जो संसाधन है उन्हें नहीं जुटा पाएंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आखिर ऐसी क्या समस्या है कि आज़ादी के बाद से आज तक हम सिर्फ किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और आज आज़ादी के 73 साल बाद भी ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के 73 साल बाद हम 74वें साल में पदार्पण कर चुके हैं। और निश्चित रूप से ये 2020 चल रहा है, और आज से ठीक इस वर्ष से ठीक 27 साल बाद हम 100 साल 100वें साल के आज़ादी के 100वें साल में हम पदार्पण करेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये देखना है कि क्या वाकई हम आज आज़ाद हैं, या हमारे जिन क्रांतिकारियों ने, जिन विभूतियों ने, हमारे जिन महापुरुषों ने, हमारे जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे जिन आदर्शों ने अपने देश की को आज़ाद करने के लिए जो आहुति दी है, क्या वो आहुति व्यर्थ गई? ये हमें सोचना होगा। क्योंकि आज अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से अगर 73 साल बाद भी अगर किसान को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलित होना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा हमारी सरकारों के लिए, सरकारें तो ठीक है, हम हमारे लिए है, ये हमारे देश के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज अगर देखें तो अ, जो किसानों की जो बदहाली है वो क्या चाहते हैं? देखिए, किसान बहुत ही साधारण इंसान होता है। हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, देखा जाए तो। एक किसान की ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, उसकी सिर्फ 3 माँगें हैं, और अगर इन 3 माँगों को भी हमारी सरकारें पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो आप यकीन मानिए ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देश में पूंजीपतियों का ध्यान रखा जा रहा है, देश में बड़े व्यापारियों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन देश के अन्नदाता का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है। ये हमें आपको सोचना होगा। आज देश में किसान क्या चाहता है? देखिए, किसान की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है, और किसान की जो आवश्यकता है, देखा जाए तो अ, किसान बहुत सीमित संसाधन में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, और आज से नहीं,
सदियों से करता है। कोई ऐसा नहीं कि देश की आज़ादी के पहले खेती ही नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। पुरातन काल से हमारे देश में खेती होती आई है और समय-समय पे खेती को विकसित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में खेती पर ध्यान ही नहीं है। मुझे लगता है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आज हम सब लोग कोविड-19 पैंडेमिक से महामारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि इस महामारी में भी जब जीडीपी लगभग 24% तक गिर चुकी थी, तो उस समय भी खेती किसानी एक ऐसा फील्ड रहा जिसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तो आप सोचिए कि जब-जब देश पर आफत आई है, तब-तब किसानों ने इस देश को संभाला है। तो अगर हम हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जो उन्होंने दिया था उसे याद करें, जय जवान जय किसान। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। जवान सुरक्षित रहेंगे तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और किसान सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अन्नदाता अगर सुरक्षित नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि देश को मरने से कोई बचा नहीं सकता। मैं अब इस लाइव के माध्यम से आप सभी से पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या आप लोग ने या हमने कभी सोचा है कि क्या कोई व्यापारी आकर खेती करेगा? क्या कोई उद्योगपति आकर खेती करेगा? क्या कोई एमबीए ग्रेजुएट या मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो खेती करेंगे? नहीं। मुझे पता है आप लोग का भी उत्तर यही है। लेकिन खेती कौन करता है? खेती हमारे किसान करता है। तो क्या आज हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम अपने किसानों को सुदृढ़ करें? क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि जिन किसानों ने आज तक हमें हमारा पेट भरा है, हम अन्न का उत्पादन किया है, आज अ, देश को, हमारे भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। हमारे देश में जितने खाद्यान्न हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना खाद्यान्न किसी भी देश में होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि किसानों के हितों की रक्षा, किसानों और जवानों के हितों की रक्षा आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, चुनी हुई सरकारें, केंद्र की हो या राज्य की हो, मैं किसी भी किसी सरकार को चिन्हित नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी दोनों ही सरकारों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति होती रहेगी, इंसान का शरीर नश्वर है, हम सबको एक दिन परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाना है। तो हम ऐसा क्यों काम कर रहे हैं कि देश में नफ़रत का बीज बो रहे हैं? देखिए, अहंकार, नफ़रत से कुछ नहीं मिलता है। विश्व का सबसे ताकतवर इंसान भी अंतिम समय में उसे सिर्फ एक चादर नसीब होती है जिससे उसका तन ढक पाए और 2 गज ज़मीन जिस पे उसका शरीर टिका रहे। और हिंदू धर्म संस्कृति में तो वो ज़मीन भी उसके काम नहीं आती है। उसको जब चिता पे लिटा के उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो उसके बाद तो उसकी ज़मीन भी उसकी नहीं रहती है। तो हम किस अहंकार में जी रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और अहंकार क्यों करें? देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, हिटलर का भी नहीं टूका था।
तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसानों की जो मांगे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से 3 मांगे ही हैं। पहला, उनके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज कैसे खत्म हो। दूसरा, उनकी जो कृषि में लागत है वो लागत कैसे कम हो। और तीसरा, जो उनकी कृषि का मूल्य है, उचित दाम, उचित मूल्य, वो उन्हें कैसे मिले। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, किसानों की अमूमन 3 मांगे हैं। पहला, उनका कर्ज, जितना भी ऋण, जितना भी बैंकों का कर्ज उनके ऊपर है, साहूकारों का जो कर्ज उनके ऊपर है, वो कैसे खत्म हो। दूसरा, उनकी जो लागत है कृषि करने में, जो उनकी फसलों को उगाने में जो लागत आती है, वो लागत कैसे कम हो। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, जब फल काटने की बारी आती है, मतलब जब फसल काटने की बारी आती है, तो इन किसान भाइयों का हमारे इन किसानों का की जो फसलें हैं, जो उनकी मेहनत है, उसका उचित मूल्य कैसे मिले। किसान किसान सिर्फ ये 3 मांग, किसानों की दरअसल ये 3 मांगे ही हैं। उससे ज़्यादा किसानों की कोई मांग नहीं है। किसान आपसे एयर कंडीशन नहीं मांग रहा है, समझ रहे हैं। किसान आपसे फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी ये सब नहीं मांग रहा है। आज हमें किसानों को अनुदान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कई राज्य कर्ज माफ कर रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। अरे किसानों को सुदृढ़ बनाइए। जब हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी तो इस हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देने की ज़रूरत है। सरकार के नुमाइंदा अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो कृपया समझें। और मुझे लगता है कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, समझता तो सभी को है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। मुझे लगता है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो करना चाह रहे हैं, हमारे बोलने और करने में स्पष्टता दिखाई दे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो बोल रहे हैं हम वो कर नहीं रहे हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो हम बोल नहीं रहे हैं। वार्तालाप, संवाद, जनता से जब तक सरकार का सीधा संवाद नहीं होगा, तब तक जनता में ये जो रोष है और ये जो असंतोष है, वो सदैव ही व्याप्त रहेगा। अब देखिए, कई चैनल्स इस समय ड्रग पैडलिंग और बॉलीवुड का और ड्रग से कनेक्शन, देखिए सुशांत सिंह राजपूत, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत का केस को कवर करते करते सीबीआई को भी केस गया, और आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्यों हुई, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। वो चर्चा का दिशा ही कहीं और चला गया। अब चरस, गांजा, ड्रग्स यही सब मुद्दा बचा है हमारे देश में चर्चा करने के लिए। हमारे देश में किसानों पे चर्चा करना मीडिया को उचित नहीं लगता है। हमारे देश में बेरोजगारी पे चर्चा करना मीडिया को उचित नहीं लगता है। हमारे देश में महंगाई और गरीबी की जो समस्या है, उस पे बात करना या उस पे चर्चा करना मीडिया को सही नहीं लगता। हमारे देश में जो शिक्षा का, और खासकर जो लॉकडाउन में जो हमें देखने मिल रहा है, स्वास्थ्य चिकित्सा, इसका जो स्तर है, इसमें क्या सुधार करने चाहिए, इन चीज़ों को का मुद्दा, इन चीज़ों की प्राथमिकता मीडिया को नहीं दिखती है। मीडिया को इन चीज़ों इन मुख्य मुद्दों पे चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। क्यों क्यों होगी फुर्सत? क्योंकि अ, आप हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हैं। आप हम दीपिका पादुकोण और उनके जैसे या रिया चक्रवर्ती जैसे फेमस लोग नहीं हैं, जिन्हें बाय डिफॉल्ट हमने ही फेमस किया है। तो हम पे चर्चा क्यों होगी? हमारे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो सकती है।
देखिए, मीडिया को भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाने की ज़रूरत है। मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत से मीडिया कर्मी हैं, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया कर्मी रहा हूँ। भले ही मैंने सक्रिय मीडिया छोड़ दिया है, लेकिन व्यक्ति के अंदर का जो पत्रकार होता है, जर्नलिज्म जो होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए आज मैं बहुत ही विशिष्ट बात कर रहा हूँ आपसे कि किसान की जो 3 मांगे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो या ये लाइव डिस्कशन पहुंचता है, तो मैं देश के सभी किसानों की ओर से मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मांग भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने उन्हें चुना है कि कृपया आप हठ धर्मिता छोड़ दें। यह हठ योग से, इस अहंकार से कुछ नहीं आपको मिलना है। आपको भी एक दिन मरना है, हमें भी एक दिन मरना है। कोई इंसान जिंदा नहीं रहने वाला है इस युग में या कभी भी। आज अगर आप किसानों के हित की बात करते हैं, उनकी सिर्फ 3 मांगे हैं कि आप उनकी फसलों के उचित दाम, जो एमएसपी कहते हैं, और एमएसपी, देखिए एमएसपी पे भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। आप उनकी फसलों का उचित दाम मिले, इसका प्रोविजन कर दीजिए। आप उनकी लागत कम हो, इसका प्रोविजन कर दीजिए। वे अ, उन्हें टेक्निक सिखाइए, उन्हें तकनीकी ज्ञान दीजिए कि वो हाईटेक खेती करें, जिसमें उन्हें एक एक साल में 4 फसलें कैसे उगाई जाएं और कैसे मैक्सिमम इनकम ली जाए, और हमारी मिट्टी को कैसे उपजाऊ बना के रखा जाए। इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। और तीसरा, एक बार उनके ऋण माफ़ी कर दीजिए, और इसके बाद से कोई 6,000, कोई 72,000 रुपए उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। किसान को आत्मनिर्भर बना दीजिए, और उसके लिए सबसे पहले किसान को शिक्षित करने की ज़रूरत है। और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की योजना, जो परिकल्पना की थी, उसे आप जीवंत कीजिए। देखिए, 150वीं जयंती, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी। आप मेरी बात को समझिए। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस मुद्दे को उठाए। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित की जाएगी जब देश उनके विचारों पे और उनके आदर्शों पे चले। श्री राम को भी हमारी सच्ची भक्ति तभी हो पाएगी, श्री रामचंद्र जी तभी खुश हो पाएंगे जब हम उनके आदर्शों का अनुसरण करें। श्री रामचंद्र जी ने कभी भी राजपाट की कामना नहीं की थी, न महात्मा गांधी ने की थी। तो अगर हम इन महापुरुषों का नाम लेते हैं और याद करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, और कई हद तक उनके नाम पे राजनीति भी होती है, तो हमारा ये भी दायित्व है कि हम उनके आदर्शों के प्रति तो इंसाफ करें कम से कम। आप लोग को नहीं लगता है साथियों, मैं आप लोग से सीधा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप लोग का नहीं लगता है कि देश में जिनके नाम पर राजनीति हो रही है, देश की सरकारों को और साथ साथ समूची जनता को उनके आदर्शों पे चलना चाहिए? मेरा एक ही निवेदन है सरकार से और देश की जनता से कि सत्ता जरूरी है देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सत्ता के साथ साथ सत्याग्रह और आत्मनिग्रह, इन दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने जीवन में आत्मनिग्रह और सत्याग्रह दोनों की आवश्यकता है। अगर ये हम अपने चरित्र में, हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो यकीन मानिए सरकारें अपने आप सीधी हो जाएंगी। क्योंकि
जनता से बड़ा जनार्दन कोई नहीं है। और जब जनता आक्रोशित होती है तो सच्चे सिंहासन डोल जाते हैं। ये प्रूवन है, ये साबित हो चुका है। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस किसानों को आप सुदृढ़ कीजिए, एक बार उनकी कर्ज माफी कीजिए, इसके बाद उन्हें इतना आत्मनिर्भर बना दीजिए कि उन्हें अपना कर्ज लेके खुद ही उसको पटाने की या उसको कर्ज भरने की क्षमता हासिल हो जाए। तो पहला, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। दूसरा, उनकी लागत कैसे कम हो, इस पे ध्यान दें। इसके लिए उन्नत कृषि, उन्नत तरीकों से कृषि की कैसे की जाए उसकी टेक्नोलॉजी सिखाएं उन्हें। और तीसरा, उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम मिले। ये सब दकियानुसी बातें नहीं कि छत्तीसगढ़ का एक बस्तर का आदिवासी किसान ले जाके पटियाला में अपना धान बेचेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप उसको उसकी लोकल कॉस्टिंग देखिए, उसकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो लोकल मंडियां हैं उन्हें आप मजबूत कीजिए। मेरा यही सजेशन है कि लोकल मंडियों को मजबूत कीजिए। और ये जो बिल आया है, इस बिल में कानूनी एंगल इस बिल में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एमएसपी था वो कभी कानून के अंतर्गत रहा ही नहीं। अगर आप सब लोग स्टडी करेंगे, देखिए मैं आंकड़ों पे यहाँ बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आप सब जानकार लोग हैं और सबके पास आज इंटरनेट की सुविधा है और आरटीआई का कानून का पावर है। आप सब लोग आंकड़े निकाल सकते हैं और आप सब लोग मुझसे यहाँ ज्ञानी हैं। मैं बहुत सिंपल सिंपल बातों पे इस चर्चा को अब और 7 मिनट हम बात करने वाले हैं और चर्चा को समाप्त कर दूंगा। मैं बहुत सिंपल पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाइए, किसानों को हाईटेक बनाइए, किसानों का बेस्ट दाम फसलों का, उन्हें उनकी फसलों का, उनकी मेहनत का बेस्ट दाम, उचित मूल्य कैसे मिले ये डिसाइड कीजिए। व्यापारीकरण किसानों का मत कीजिए, क्योंकि किसानों ने अगर अपनी किसानी पे आ गई तो जैसे वो हल उठा के मिट्टी को चीरता है, वैसे ही वो बहुत कुछ कर सकता है। वो अगर वोट दे के आपको जिता सकता है तो वो एक वोट दे के आपको गिरा भी सकता है। तो मेरा ख्याल है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ये एक रोड मैप तैयार करना चाहिए और अपने आपसी रंजिशों को और दलगत राजनीति के ऊपर सोचते हुए ये देश, देखिए देश सबसे बड़ा है, आपकी राजनीति सबसे बड़ी नहीं है। देश है तो आप राजनीति कर रहे हैं, देश नहीं रहेगा तो राजनीति किसके ऊपर करिएगा। तो इसके पहले कि हम आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होने की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो इसके पहले कि हम पुनः एक बार गुलाम बन जाए, मेरा निवेदन है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को अगर साकार करना है तो किसान, युवा और जवान, इन 3 लोगों को आप सक्षम कीजिए, शिक्षित कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, एग्रीकल्चर, किसान, गांव की जो विकेंद्रीकरण की जो केंद्रीय विकेंद्रीकरण की जो नीतियां होती हैं, उसमें गांव सबसे छोटी इकाई है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब हम गांव को डेवलप करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी। तो स्मार्ट सिटी आप डेवलप करते रहिए, जैसे आपने पिछले 6 साल में केंद्र सरकार ने जो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोविजन बनाया था, पता नहीं उसमें कितने डेवलप हुई, लेकिन मैं यकीन देता हूँ कि अगर आप 100 स्मार्ट सिटी के बजाय 100 स्मार्ट विलेज डेवलप करें तो मुझे लगता है कि पर्यावरण का जो सामंजस्य है, बैलेंस है, वो भी बनेगा, पलायन रुक जाएगा। और पलायन रुक जाएगा तो ये जो लॉकडाउन में 8 करोड़ हमारे मजदूर भाई परेशान हुए, कई लोग बेमौत मारे गए, ऐसे बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और पलायन के कारण गांव में आबादी कम हो रही है,
लोग खेती किसानी की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं और शहरों में आबादी बढ़ रही है। तो इससे जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उससे भी हम बच जाएंगे। आप स्मार्ट विलेज का प्रोविजन को प्रायोरिटी में डालिए, किसानों को, जवानों को हाईटेक करने का एक टारगेट लीजिए और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इन 3 चीज़ों पे वर्क करिए। देखिए, किसानों की प्रायोरिटी, किसान को मजबूत करना है, जवान को मजबूत करना है, ठीक है? बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन रेट में कमी आ जाएगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें मूलभूत हैं देश को, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप ये सब कर दिए तो अगले 50 साल राज करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन अगर अगर आप सोच रहे हैं कि देश को या देश के लोगों को मूर्ख बना के या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को आपस में लड़ा के, हिंदू मुस्लिम करके अगर बहुत दिन तक सत्ता हासिल कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको भी पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान, जवान और युवा, इन लोगों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसान हित में जो आप लोगों ने जो कानून बनाया है, ऐसा कौन सा कानून बना दिया आपने जिससे किसान ही खुश नहीं है ना? तो ये सोचने की ज़रूरत है। और सरकार को हमने चुना है, जनता ने चुना है, तो आप जनता के हिसाब से काम करें। आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। और अगर आपने जनता के हिसाब से काम किया तो जनता को कोई ज़रूरत नहीं है बार-बार एक्सपेरिमेंट करने की। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो जनता के अनुसार काम करेगा तो हमेशा सत्ता में बना रहेगा। और मैं इस देश की जनता से एक प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में किसान वैसे के वैसे रहते हैं, युवा वैसे के वैसे रहते हैं, जवान वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन राजनेता एक बार राजनीति में जब आ जाते हैं सत्ता में, उसके बाद से उनकी दीन दशा चेंज हो जाती है। जब हम करोड़ों अरबों रुपए हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की पेंशन पे खर्चा कर सकते हैं, तो किसानों को तकनीकी रूप से विकसित करने के लिए भी खर्चा किया जा सकता है। जितना आप उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो आप 6,000 और दूसरी पार्टी ने 72,000 की बात कही थी, तो जितना आप वो पैसा वो उन लोग के लिए देते हैं, जितना पैसा आप विज्ञापनों में खर्च करते हैं, उतना पैसा आप अगर किसानों के उत्थान पे खर्चा करें, अगर स्मार्ट सिटी की जगह के साथ-साथ, मैं जगह नहीं बोलूँगा कि सिटी भी डेवलप होना ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी के साथ-साथ अगर आप स्मार्ट विलेज की भी को भी विलेज को भी, गाँव को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन इस देश में खुशहाली आएगी। और ऐसे ही इस देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक गाना था उपकार पिक्चर का कि जहाँ डाल-डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और इसी के साथ इस चर्चा का हम समापन करते हैं। आधा घंटा होने को आया और मैं देश के सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि सीधा प्रश्न करें, सीधे उत्तर लेने की बात करें। गोल-गोल प्रश्न के गोल-गोल उत्तर से कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दलों में हम अपने आप को ना बाँटें, क्योंकि जनता आज बँट गई है लेफ्ट और राइट में। हम सीधा देश के साथ रहें, किसी दल के साथ ना रहें। चुनाव उन्हीं का करें जो शिक्षित हो, जो समझदार हो और जो आपके हित में सोचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।